वन पीस एपिसोड 1090 हैज़ फाइनली अराइव्ड एंड इस एपिसोड ने फैंस की एक्सपेक्टेशंस को अच्छी तरह से फुलफिल किया है, खास तौर पर इस चीज़ को लेकर। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, जस्ट किडिंग। वेल, चैनल पर अगर न्यू हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो यार, बिना किसी देरी के एपिसोड पर बात करते हैं। एपिसोड का टाइटल है फ्यूचर आइलैंड एगहेड एंड एपिसोड उसी क्लिफ हैंगर के साथ ही स्टार्ट होता है और वो बड़ी सी शार्क शिप को खाने वाली होती है, जबकि चॉपर, लूफी एंड बोनी अभी तक एयर में ही हैं। देन फिर वो शार्क अपना मुंह बंद कर रही होती है, जिस पर रोबिन कहती है कि अब हम सी में तो नहीं है, बल्कि वो तो अब उसके माउथ के बिल्कुल मिड में है एंड उसका माउथ बिल्कुल क्लोज हो गया होता है। बट जिम्बे यहाँ सही टाइम पर शिप को वहां से निकाल लेता है। दूसरी तरफ लूफी, चॉपर एंड बोनी अब तक पानी में गिर गए होते हैं। सिचुएशन देखते हुए जिम्बे शिप का कंट्रोल फ्रैंकी को दे देता है और वो लूफी, चॉपर एंड बोनी को देखने के लिए चला जाता है। देन फिर पानी में जाने के बाद थोड़ा इधर उधर देखने पर उसे वो इजीली मिल जाते हैं। ऑन द अबव साइड शार्क शिप के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है और शिप के पीछे काफी तेज रफ्तार से आ रही होती है। देन फिर फ्रैंकी को आता है एक आइडिया और वो शिप के रैबिट फीचर को ऑन कर देता है और ये होते हुए हमें यहाँ एक काफी कमाल की ट्रांजिशन देखने को मिलती है फ्रॉम अबव ऑफ शिप टू बॉटम। एंड शिप के नीचे एक बैरल टाइप की मोटर आ जाती है, जिससे शिप काफी फास्ट मूव करने लगता है और यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे शिप लहरों पर दौड़ लगा रहा हो। एंड इसको देखकर शार्क दो टोरपीडोज को लॉन्च कर देती है, जिसको हमारे गोड ड्यूज से पहले ही वार्म कर फ्रैंकी को बता देते हैं। एंड अब ये दूसरी बार प्रूव हो गया है कि गोड ड्यूज के पास पहले से ही एडवांस ऑब्जर्वेशन आकी है। एनीवे, बट फ्रैंकी यहाँ इतने कम टाइम में कुछ भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो जो टोरपीडोज होते हैं वो सीधा आके लगते हैं शिप को एंड इसकी वजह से शिप पूरी तरह से टिल्ट हो जाता है और देखते ही देखते शिप के साथ साथ शिप वालों की भी नैया डूब जाती है। मूविंग टू द अदर साइड, जिम्बे लूफी, बोनी और चॉपर को पकड़ लेता है और वो सब लोग अब ऊपर आने लगते हैं एंड ऊपर आके पता लगता है कि वो सब लोग ठीक हैं। देन फिर जिम्बे लूफी से कहता है कि हमें यहाँ थोड़ा वेट करना होगा, 1000 सन यहाँ जल्दी ही आ जाएगा। बट उन्हें क्या पता कि शिप तो पहले से ही डूब गया है। देन वो अपने सामने आते हुए देखते हैं शार्क को, जिसने अटैक लॉन्च कर दिया होता है। एंड इसे देखने के बाद जिम्बे उनसे कहता है कि अपनी सांस को दोबारा से भर लो। एंड वंस अगेन वो एक बार फिर पानी में चले जाते हैं और वो जो मिसाइल्स होती हैं वो सरफेस पर ही आकर बूम हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं शिप को जो कि पानी में ही डूबता चला जा रहा है और वो जो शार्क है वो जिम्बे और को छोड़कर दोबारा से यहाँ आ गई है। एंड शिप में फ्रैंकी और सांजी के अलावा कोई इतना एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा। एंड जैसे कि तुम्हें पता ही है कि वो दोनों स्पेशल बॉडीज को पोसेस करते हैं एंड रोबिन को सांजी ने पकड़ा हुआ है क्योंकि डेविल फूट होने की वजह से वो अंडर वाटर स्विम नहीं कर सकती। इसके बाद वो शार्क शिप पर टारगेट लॉक करके एक बार फिर से शिप को खाने वाली होती है। बट दिस टाइम हम देखते हैं एक बहुत बड़े जायंट रोबोट को जो कि सीधा आके शार्क को पंच कर देता है, जिससे फाइनली ये शार्क का चक्कर तो खत्म हो गया है। दूसरी तरफ शिप अभी भी डूबता ही जा रहा है एंड ये अब फ्रैंकी के ऊपर है कि वो किसी तरह शिप को प्रोटेक्ट करे। एंड अगर उसने कुछ ना किया तो जितने भी क्रू मेंबर्स वहाँ हैं वो सब मारे जाएंगे, एज वेल एज ये नमूना भी, और शिप भी नहीं बचेगा। देन फिर सीन यहाँ से टोटली शिफ्ट हो जाता है एंड हम देखते हैं मरीन बेस G14 को। एंड यहाँ उन बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है जिन्हें तुमने पंखदार आग में पहले देखा हुआ है। well, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि इन बच्चों पर सीजर क्लाउन ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सीजर क्लाउन वही बंदा है जिसके पीछे पूरी ड्रेस रोजा आग सेटअप है। एनीवे, पंखदार आग के बाद इन बच्चों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया था एंड अब यहाँ इन सबको मेडिसिन दी जा रही है ताकि वो सब नॉर्मल हो जाए। एंड यहाँ ताशीकी भी होती है और वो उनसे कहती है कि तुम जब ठीक हो जाओगे तो हम तुम्हें तुम्हारी फैमिलीज के पास वापस भेज देंगे। देन फिर यहाँ आती है मरीन वाइस एडमिरल डोल, जिसने ताशीकी को कुछ बताना होता है। देन फिर वो उसे साइड पर ले जाकर बताती है कि तुम्हारा वो दोस्त हेल्प मैपो, तुम्हें उसका कुछ करना होगा क्योंकि वो सबके पास जाकर हेल्प मांग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं हेल्प मैपो को जो कि स्वॉर्ड के मेंबर्स के पास आया हुआ है और उनसे हेल्प मांग रहा है। एंड यहाँ हमें एक न्यू कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होती है जिसका नेम है हिबारी और वो भी हेल्प मैपो के साथ यहाँ आई है। एंड ये दोनों उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो उनके साथ जाकर कोपी को वहाँ से छुड़ाएं, बट ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोबी को ले जाया गया है पायरेट आइलैंड हाचिनोसु पर, जो कि वन पीस के वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जगहों में से एक है। और वो लोग यहाँ ये भी बताते हैं कि वो ड्रैग के साथ भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। एंड ये भी एक मिस्ट्री है कि ड्रैग के साथ क्या हुआ है क्योंकि वानो आर्क के बाद से हमें उसका कोई पता नहीं चला। देन फिर सीन दोबारा से आता है एगहेड पर और लूफी, चॉपर, जिम्बे एंड बोनी सी के पास एक गेम में अपने कपड़े सुखा रहे होते हैं और लूफी को अभी भी सही से समझ नहीं आई कि बोनी आखिर कौन है। देन फिर बोनी उसे बताती है कि हम लोग साबाओडी पर मिले थे और मैं भी तुम्हारे ही तरह वर्ड जनरेशन की एक मेंबर हूँ एंड हम अभी भी आपस में दुश्मन हैं, बट फिर भी तुमने मेरी हेल्प की जिसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। दूसरी तरफ लूफी और चॉपर हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं
एंड इन्हें देखकर बोनी के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सही में ये एक सी एम्परर है, क्योंकि लूफी की हरकतों से ऐसा नहीं लग रहा। देन फिर वो लूफी से उसके बाउंटी पोस्टर के बारे में पूछती है कि उसके साथ क्या चक्कर है, उसमें तुम्हारे हेयर्स वाइट क्यों हैं। एंड इस पर लूफी रिप्लाई करता है कि उस तरह मैं तब दिखता हूँ जब मैं काफी ज्यादा फ्री हो जाता हूँ, यानी कि जब वो काफी ज्यादा फ्रीडम गेन कर लेता है। देन फिर बोनी उसे क्वेश्चन करती है कि तुम्हारे दोस्तों का क्या। एंड लूफी यहाँ रिप्लाई करता है कि वो लोग ठीक होंगे, बट जिम्बे बोनी से कहता है कि तुम्हारे क्रू मेंबर्स कहाँ हैं। इस पर बोनी कहती है कि मैं यहाँ अकेले आई हूँ। एंड अब तक उन्हें भूख लगना भी स्टार्ट हो जाती है और चोपर लूफी से कहता है कि तुम्हारे पास अगर कुछ पैसे हैं तो उससे हम आगे जाके फूड बाय कर सकते हैं। बोनी फिर उन्हें थोड़ा गुस्से से बताती है कि तुमने इस आइलैंड को क्या समझ रखा है, ये एक गवर्नमेंट की टेरिटरी है और इसका नेम है एग हेड। और ऐसा कहा जाता है कि ये आइलैंड दूसरी दुनिया से 500 साल आगे है और इसी आइलैंड पर वेगापंक की लैब भी है। वेगापंक का नाम सुन के लूफी थोड़ा सीरियस हो जाता है कि इसका नाम कहीं तो सुन रखा है। देन फिर बोनी उनसे कहती है कि मैंने वेगापंक से थोड़ा हिसाब किताब पूरा करना है। इसके बाद सीन वहां से शिफ्ट होता है और 1000 सनी पर आता है और उस जाइंट से रोबोट ने शिप को रेस्क्यू कर लिया है। एंड सब लोग होश में आ रहे होते हैं। फ्रैंकी जब इतने बड़े रोबोट को देखता है तो वो पागल ही हो जाता है, जबकि जोरू यहाँ काफी ज्यादा अलर्ट हो गया है क्योंकि उस रोबोट के बारे में उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। देन फिर अचानक से रोबोट का फ्रंट डोर ओपन होता है और उसमें से कोई बाहर आता है। एंड ये एक लड़की है और वो उस शार्क की खराबी के बारे में मुंह में ही कुछ ना कुछ बोल रही होती है। फ्रैंकी तो उसे देखकर उसे थैंक यू बोल देता है कि तुम्हारा हमें बचाने के लिए शुक्रिया, जिस पर वो अपना हेलमेट ऑफ करती है और हमें उसका फेस विजिबल होता है। देन फिर वो रिप्लाई करती है कि किसने कहा तुम्हारे जैसे पेरेंट्स को रेस्क्यू किया गया है, और वो यहाँ काफी इवल सी स्माइल दे रही है। देन फिर एपिसोड के खत्म होते होते वो उन्हें बताती है कि तुम मुझे वेगापंक कह सकते हो, और इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड के आउटरो के बाद हम बोनी की डॉक्यूमेंट्री को पढ़ते हैं क्योंकि मुझे काफी सही लगा, और पिछले एपिसोड में भी हमने साबू की डॉक्यूमेंट्री को देखा था। एंड मेरे ख्याल से अब हर एपिसोड के बाद इसी तरह किसी न किसी कैरेक्टर पर बात की जाएगी। एनीवे आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। एंड मैं होप करता हूँ कि तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो यार मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।